Hello students, this is Dr. Kumar Jain, Assistant Professor from Government Law College, बीकानेर। कंपनी लॉ को कंटिन्यू करते हुए आज एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वह है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस यानी कि अधिकारातीत का सिद्धांत। यदि इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो यह कह सकते हैं यानी कि मीनिंग ऑफ अल्ट्रावायरस क्या होता है। The term ultra means beyond or virus VIRES means power or authority। अतः अल्ट्रा वायरस एक लैटिन टर्म है और जिसका मीनिंग हुआ बियॉन्ड देयर पावर, बियॉन्ड देयर पावर। Therefore, an act is said to be ultra-virus when it is an excess of the power of the person or authority doing it। यदि इसको हिंदी में समझा जाए तो क्या हो सकता है। हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि उद्देश्य खंड कंपनी के कार्यों की परिधि को परिभाषित करता है, अतः इसके द्वारा कंपनी की शक्तियां मर्यादित रखी जाती है और यदि इन कार्यों जो कि परिधि के कार्यों में है इनसे अलग हटके, इनसे परे होकर कार्य किया जाता है तब वह अधिकारातीत का सिद्धांत कहलाता है। लॉर्ड पार्कर ने उनके अनुसार इसके दो उद्देश्य हैं। किसके? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, क्योंकि कोई कारण होगा तभी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस है। प्रथमा ये कि निवेशकों को यह स्पष्ट करना कि उनका धन किन कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, तथा दूसरा यह है कि पक्षकारों को यह सूचना देना कि कंपनी की शक्ति सीमाएं क्या हैं। What are the limits under which the company can act? और कंपनी के साथ लेन देन में इन सीमाओं का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। उद्देश्य खंड से बाहरी कार्यों के लिए कंपनी को दायी नहीं ठहराया जा सकता। यदि कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जो उसके सीमा नियम के उद्देश्य खंड में दिए गए उद्देश्य से परे है तो यह माना जाएगा कि कंपनी ने अपने विधिक अधिकार शक्ति का उल्लंघन किया है और वह कार्य अधिकारातीत माने जाएंगे। अर्थात इस कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को होने वाले हानि के लिए कंपनी दायी नहीं होगी। इसी सिद्धांत को अधिकारातीत सिद्धांत कहा गया है। Acts beyond the scope of the powers of a corporation as defined by the laws of state of incorporation। The term ultra-virus has a broad application and includes not only acts prohibited by the act यानी कि अधिनियम, but acts यानी कि कार्य which are in excess of powers guaranteed and not prohibited and generally applied either when a corporation has no power whatever to do an act or when the corporation has the power but exercises it irregularly। यदि, अब देखिए ध्यान से सुने, यदि कंपनी के उद्देश्य खंड के बारे में बात हो रही है और उसके अधिकारातीत की बात हो रही है तो अधिकारातीत कार्य दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, यदि निदेशकों द्वारा कंपनी के अंतर नियमों में दी गई उनकी अधिकार शक्ति का उल्लंघन किया जाता है। रिपीट अगेन, यदि निदेशकों द्वारा यानी कि डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी के अंतर नियमों में
यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी गई उनकी अधिकार शक्ति का उल्लंघन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई कार्य अधिकारातीत हो जाता है, तो ऐसा कार्य निदेशकों के प्रति अधिकारातीत कार्य माना जाएगा। और यदि कंपनी चाहे, देखिए लॉ का पॉइंट है तो इसमें कहेंगे अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स। तो अगर कंपनी चाहे यानी कि उसे वह चाहती है कि वह ठीक हो जाए, यदि कंपनी चाहे तो उन कार्यों को साधारण सभा की अनुमति से अनुमोदित करा सकती है। यानी कि अल्ट्रा वायरस जो डायरेक्टर्स है, यदि इसको देखा जाए तो क्या यह रेटिफाई हो सकता है? तो इसके लिए बात यह कही गई है कि जो कंपनी का जो अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स है, इफ एनी एक्ट is ultra virus the directors beyond their powers but within the powers of the company, the shareholders can ratify it by a resolution in a general meeting or even by acquiescence, provided they have knowledge of the facts relating to the transaction to be ratified। यानी कि ये रेटिफाई किया जा सकता है। अब यदि दूसरा प्रकार देखा जाए, यानी कि यदि कंपनी द्वारा किया गया कार्य कंपनी के सीमा नियम, देखिए वो था डायरेक्टर्स जो कि है कहाँ के किसके अंतर नियमों के परे, और ये है सीमा नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के उद्देश्य खंड में उल्लेखित शक्ति सीमाओं के बाहर है, तो वह कार्य कंपनी के प्रति अधिकारातीत होगा, यानी कि अल्ट्रा वायरस द कंपनी। और यदि बाद में कंपनी के सभी सदस्य एक मत होकर उस कार्य का अनुसमर्थन भी करें, देखिए इंपॉर्टेंट, तो भी वह कार्य वैधता प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो क्या हुआ? अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स कैन बी रेटिफाइड बट अल्ट्रा वायरस द कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाइड। अब इससे संबंधित जो लीडिंग केस है उसे इम्पॉर्टेंट देखते हुए, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। कंपनी के संबंध में जो सर्वप्रथम अल्ट्रा वायरस से संबंधित जो केस था, लीडिंग केस हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा जो निर्णित मामला था, वह है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, और यह 1875 का मामला है। अब इसके पहले फैक्ट्स देख लें, फिर निर्णय देख लेते हैं। एशबरी रेलवे कंपनी जो थी उसका कार्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? रेलवे के डिब्बे बनाना तथा अन्य रेल की मशीनें व पुर्जे आदि बनाने का व्यवसाय करती थी। वह अन्य मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का कारोबार भी करती थी, यानी कि एक और कार्य जुड़ गया। अब इस कंपनी ने क्या किया? एक मैसर्स रिचे नामक एक फर्म जो कि बेल्जियम में रेलवे की पटरी डालने के लिए पूंजी लगाने संबंधी एक संविदा की। किसने की? एशबरी रेलवे कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया मैसर्स रिचे से। एशबरी कंपनी ने उक्त संविदा को अधिकारातीत निरूपित होते हुए उसे विखंडित कर दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूटेट कर दिया। रिचे ने, क्योंकि उसने पैसा लगाया था, तो रिचे ने कंपनी के विरुद्ध संविदा भंग का वाद प्रस्तुत करते हुए इस आधार पर क्षतिपूर्ति की मांग की, यानी कि डैमेजेस की मांग की, कि संविदा शब्द में जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के भावार्थ के अंतर्गत आता है, अतः वह कंपनी के अधिकार शर्त के भीतर है। उसने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि उस संविदा का अंशधारियों के द्वारा बहुमत द्वारा अनुसमर्थन कर दिया गया था। अब जब केस आगे से आगे चला तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस मामले को निर्णित किया। इस वाद में निर्णय देते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लॉर्ड केयर्न्स है, CAIRNS, ने अभिमत प्रकट किया। उन्होंने अपनी बात जो कहते हुए उन्होंने निर्णय किया क्या कि उक्त संविदा
कंपनी की शक्ति सीमा के बाहर होने के कारण कंपनी के प्रति अधिकारातीत थी, अतः वह शून्य प्रभावी थी। यानी कि उसने कंपनी ने अधिकार से परे एक कार्य किया। यदि वह अधिकार से परे है तो वह कार्य शून्य है। उसने आगे निर्णय देते हुए क्या कहा कि कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों को उद्देश्य खंड में उन उद्देश्यों का उल्लेख करना होता है जिनके लिए प्रस्तावित कंपनी की स्थापना हुई हो, और कंपनी का अस्तित्व उन्हीं उद्देश्यों के लिए माना जाएगा। ठीक है। अब जो उद्देश्य के विवरण है वह दो प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, वह क्या हो सकते हैं? पहले क्या हो सकता है, कंपनी की अधिकार सीमा का उल्लेख रहता है, यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, कि भाई इससे परे कार्य नहीं करेगी। और दूसरा एक नेगेटिव, यानी कि निषेधात्मक रूप में यह स्पष्ट करता है कि कंपनी के निगमित जीवन का उपयोग निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी और उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। तो ये जो मामला था कौन सा, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस जो रिचे था, उसको समझाते हुए ये दो उद्देश्य बताए गए। और जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बात कही है, व्याख्या नहीं की जाए तो कंपनी द्वारा अग्नि तथा समुद्री, देखिए कोट किया गया है उस केस में, कंपनी द्वारा अग्नि तथा समुद्री बीमा संबंधी और अन्य प्रकार की सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जा सकेगा। और वास्तविक स्थिति यह होगी कि कंपनी किसी भी प्रकार का कारोबार कर सकती है। देयर इज नो लिमिटेशन। वाई? बिकॉज उसने एक जनरल जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसकी बात कह दी। आगे इसको कहते हुए क्या कहा, इस बात में ऐसा भावार्थ लेना बिल्कुल अनुचित था। उक्त संविदा सीमा नियम में उल्लेखित उद्देश्यों की सीमा के बाहर थी, अतः यह कंपनी की अधिकार सीमा के बाहर, यानी कि केस का जो उन्होंने निर्णय दिया वह क्या कहा, यह कंपनी की अधिकार सीमा के बाहर की बात थी कि वह उक्त संविदा को स्वीकार करती। उन्होंने आगे कहा, यदि कंपनी के सभी अंशधारी एक मत से उक्त संविदा का अनुसमर्थन भी करते, यानी कि रेटिफाई भी करते, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकारातीत होने के कारण कंपनी ऐसी संविदा कर ही नहीं सकती थी, अतः उसके अनुसमर्थन का प्रश्न ही नहीं था। अतः यह निर्णय देते हुए उन्होंने कहा कि यह उद्देश्यों से परे है और इसलिए जो रिचे है उसको कोई फायदा नहीं मिला, उसके विरुद्ध ये मामला गया। यदि इस केस को और देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि वह और फॉलो किया, अलग अलग उसमें उन्होंने केसेस फॉलो किए, इंडियन केसेस भी आए, और इंडियन केसेस आपको नेक्स्ट जब बताएंगे उसमें आपको तरीके से बता देंगे। उच्चतम न्यायालय का एक केस है, यदि आप अभी समझना चाहें तो केस का नाम है ए लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियर वर्सेस जीवन बीमा निगम, और ये केस है AIR 1963 SC 1185। आई एम रिपीटिंग, जो अभी आपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स एशबरी वाला केस पढ़ा उसी से संबंधित एक और केस जो इंडियन केस है, क्योंकि कंपनी लॉ में एक इंग्लिश केस साथ में इंडियन केस लिखना चाहिए। ए लक्ष्मण स्वामी मुद्दलियर वर्सेस जीवन बीमा निगम, यह केस है आपका 1963 का। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बी सेफ एट होम। थैंक यू सो मच।